सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास फिटनेस चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर हम वापस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मी पर बात करते हैं। और आज हमारा विषय बेहद संजीदा है। संजीदा इसलिए है कि स्वयं देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान में लिया है। चुनाव आते नहीं है कि उसी के साथ में वादों को लेकर झड़ी लग जाती है। तमाम राजनीतिक दल सत्ता में येन केन प्रकारेण आने की खातिर चाहे कुछ भी वादा करने के लिए तत्पर है। उनका बस चले तो वो अभी चांद पर प्लॉट भी बांट दें। राजनीतिक दल के संदर्भ में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, और यहाँ तक कि देश की राजनीति में आधारभूत बदलाव का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी हो, सब ने चुनाव में जीतने के लिए सबसे बड़ा नुस्खा निकाला है तो वो यह कि ज्यादा से ज्यादा जनता को खैरात में चीजें उपलब्ध कराने का वादा करो। सत्ता मिल जाए तो उसमें से बहुत कुछ पूरा भी करो, भले ही इसके चलते कुल मिलाकर राज्य कर्ज के गर्त में ही क्यों न चला जाए। चारवाक इस देश में एक ऋषि हुए, उन्होंने एक दर्शन दिया जिसको चारवाक दर्शन के तौर पे जानते हैं। उसे व्यंग में हम कहते हैं मस्ती में जियो कर्ज लेकर घी पियो। ये चारवाक दर्शन को देश के राजनेताओं ने और देश के राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से अनुकरणीय मान लिया है वो अपने आप में चिंता का विषय है। सर्वोच्च अदालत में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अश्विनी उपाध्याय जी ने याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, देश प्रदेश के खिलाफ है, इस पर रोक लगनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस संदर्भ में कड़े कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर संजीदा होते हुए नोटिस जारी किए हैं। केंद्र सरकार चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जनता के वोट हासिल करने के लिए यही रास्ता सबसे मुफीद है, और जनता जिसके संदर्भ में दावा किया जाता है कि वो बड़ी समझदार है, देश के हित में, समाज के हित में वह फैसला लेती है, वो चंद सुविधाओं के लिए क्या अपने वोट को दे देने के लिए तैयार हो जाती है? और क्या उसका इस तरीके से तैयार हो जाना ही राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बाध्य करता है कि वो इस रास्ते पर और आगे बढ़ते चले जाएं? इस संजीदा बातचीत के लिए 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश और समाज के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि लोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणालियों में से एक है, लेकिन यह बस अपवाद स्वरूप समय समय पर आजमाई गई अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। यह विचार इंग्लैंड के महान राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल का दिया हुआ है। उन्होंने लोकतंत्र की तमाम खराबियों को स्वीकार करते हुए भी यह समझाने की कोशिश की थी कि शासन की अन्य जितनी भी प्रणालियां हैं जिनके संदर्भ में हम बात करते हैं, उनसे फिर भी यह प्रणाली सबसे बेहतर है। लेकिन अन्य से बेहतर होने के स्थान पर क्या सबसे बेहतर का कोई विकल्प हमारे पास नहीं? इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े संजीदा प्रवक्ता है, उनका साथ हमेशा बेहद सुखद लगता है। हमारे साथ में संजय चौधरी जी है, भारतीय जनता पार्टी जो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, उसके बड़े ही आक्रामक प्रवक्ता है। बात तथ्यों के साथ कहते हैं लेकिन थोड़ा आक्रामक लहजे में कहते हैं। और इस सबके बीच में समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर इस समय सब लोगों के द्वारा आंकी जा रही है, उसके प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में तकरीबन 5 दशक पत्रकारिता में गुजार चुके हम सबके बेहद सम्माननीय श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय चौधरी जी से करते हैं। संजय चौधरी जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका एक समय पे उल्लेख इस बात से किया जाता है, पार्टी विद डिफरेंस, पर समय के साथ साथ भाजपा की ये विशेषता कहीं लुप्त सी होती चली गई, और जो ये घोषणा का दौर है इसमें भाजपा भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरह से घोषणाओं में कोई कमी छोड़ती नहीं है। तो संजय चौधरी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि सुशासन की बात करने वाली, कुल मिलाकर देश को बेहतर शासन व्यवस्था का दावा करने वाली पार्टी भी आखिर ये मुफ्त 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 के खेल में क्यों पड़ी है? एक उत्पाद के तौर पर जनता को समझने की कोशिश या एक उपभोक्ता के तौर पर जनता को डील करने की कोशिश कितनी जायज है संजय जी? देखिए, मुझे लगता है कि राज्य की बेसिक अवधारणाओं पर जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य का कर्तव्य है कि वो भय का समापन करे, व्यवस्थाएं ऐसे रखी जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और भूख से लोगों को मरने से बचाए। ये 3 चीजें मुझे लगता है कि राज्य की अवधारणाओं का
प्राथमिक बिंदु है। इसमें समय समय लगेगा। तो देखिए, जो राज्य की कल्पना होती है, राज्य के जो कर्तव्य हैं, वो जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, वो यही 3 पैरामीटर्स हैं जिस पर हम राज्य को आगे चलाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से राज्य का बजट जो जाए वो ऐसी चीजों में जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़े। फिर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन में बढ़ोतरी हो, वितरण में समानता हो, और ऐसे लोगों तक भी पहुंचे जो वास्तव में उस कतार में सबसे पीछे हैं, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। होता कभी कभी क्या है कि राजनीति, चूंकि भारत की राजनीति लोकतंत्र पूर्ण होने में ये ऐसे पॉपुलर डिसीजंस कभी कभी होते हैं, और राजनीति में दौर जिस तरह का चलने लग जाए, उस दौर का सामना उसी तरह से हो सकता है कि जैसे हमने राम की कथा में पढ़ा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण से युद्ध में जब भगवान श्री राम जो पैदल सेनानी थे वो गए, लेकिन उस समय इंद्र से आह्वान करते हैं कि मुझे युद्ध के अंदर मुझे भी रथ चाहिए। तो जैसे लोग हैं उन पर अगर एकदम सदाचार के साथ, आचरण के साथ, नियमों के साथ, सिद्धांतों के साथ ही अगर लड़ा जाएगा, तो राजनीति में तो जो जीता है वही सिकंदर है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र में जो जीता नहीं वो फाइट से बाहर है। तो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र की प्राथमिक बात है कि उसमें जीत महत्वपूर्ण है, और जीत जाने पर शासन मिलेगा, और शासन मिलने के बाद ही जब हम कार्यक्रम चलाएंगे तब हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जीत में ये जो लोकतंत्र के जो स्वाभाविक गुण हैं और जो स्वाभाविक दोष हैं, उन दोनों के आधार पर ही इन चीजों को किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली की बात बहुत होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के वितरण को, आज उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव ऐसा नहीं है, कोई भी मजरा ऐसा नहीं है जहां तक बिजली न पहुंच गई हो। लेकिन और बिजली का एक अपने आप में यह है कि उससे राजस्व घाटा बढ़ता है, क्योंकि बिजली बोर्डों पर बहुत ज्यादा देनदारियां हैं। लेकिन ऐसे समय में जब पॉपुलर डिसीजंस होते हैं और चुनाव के पहले ऐसे चीजों पर जो लोग हैं वो उसके आधार पर पार्टियों से जुड़ते हैं, पार्टियों से हटते हैं, तो दूसरी पार्टियों को भी इस प्रकार के डिसीजन करने पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में जिस प्रकार से मुफ्त देने की बातचीत शुरू हुई है, उसके सकारात्मक भी होते हैं परिणाम है, नकारात्मक भी परिणाम है। लेकिन अब ये जिस तरह से चल रहा है उसको मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव की जीत की कीमत पर कोई इस पे हट सकता है। मुझे ये संभव नजर नहीं आता। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है संजय चौधरी जी की, और स्वीकार्यता भी है कि ईमानदार किस्म की लोकतंत्र में कुल मिला के महत्व तो जीत का है। जीत हासिल करनी है तो उसमें ऐसे लोक लुभावन वादे बड़ा करामती काम करते हैं, और इसलिए इस रास्ते पर हम बढ़ते हैं। पर संजय चौधरी, ये सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक दल सफलता के शीर्ष पर पहुंच गए, जो लगातार इस देश की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीत में तो आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई, जो राजनीतिक दल थे उन्होंने लूट खसोड़ करने का काम किया, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया, देश के साथ खिलवाड़ किया। आप जैसी राजनीतिक पार्टी जो बताती है कि आप तो समय और इतिहास दोनों को बदल देने का हौसला भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, आप भी हथियार डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश 6 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। पंजाब 2,80,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। उत्तराखंड 68,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। गोवा 18,844 करोड़ के कर्ज में डूबा है। यह देश का कोई राज्य कर्ज मुक्त राज्य बनाएंगे, इस संकल्प के साथ आप भी दिखाई नहीं देते। तो भरोसा कैसे करें कि आप वाकई राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली पार्टी थे? क्या आप भी हमाम में सब नंगे उसी दर्जे पर अपने आप को खड़ा नहीं महसूस कर रहे? निराशा नहीं होती संजय जी आपको कि आप देश और समाज को बदलने के लिए निकले थे और उसी समाज का हिस्सा हुए जाने के लिए प्रयत्नशील हो गए? नहीं मंशू, देखिए, हमें व्यवस्थाओं को बदलना होगा। जो मैं बात कह रहा हूं, जब हम भय की बात करते हैं तो वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन हो। मैं उत्तर प्रदेश में कम से कम बात कर सकता हूं। मुझे जहां तक याद है कि 2007 मुझे याद है कि अपराधीकरण की जब परिणति बहुत तेज हुई
तो रामूपाल एक विधायक थे बसपा के, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, जो उत्तर प्रदेश का बड़ा एक पढ़े लिखों का शहर है, उसमें रामूपाल की बसपा के विधायक की दौड़ा दौड़ा कर दिन दहाड़े हत्या हो जाती। उसमें फिर बसपा का उभार होता है, बसपा नारा देती है कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। लेकिन 2007 में जब बसपा ये नारा देती है, लेकिन वही बसपा 2009 में अपराधियों के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मैं समझता हूं नैतिक और धार्मिक नगरी बनारस में उसी मुख्तार अंसारी को टिकट दे देती है बहुजन समाज पार्टी। मतलब हम कहने को कुछ आ रहे हैं और व्यवहार में हम उसे किस प्रकार से परिणित कर रहे हैं। इसमें ईमानदारी यही चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, मुझे लगता है ये दोनों तरफ से करने वाला काम है कि हम जो रास्ते हैं उन्हें बंद करें और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। 50-50% दोनों तरफ हमें चलना पड़ेगा। जैसे जब हम बात करते हैं कि वितरण में समानता हो और भ्रष्टाचार से मुक्त वितरण हो, जैसे देश के अंदर जब बैंकों में खाते खोलने की बात होती है, बहुत सारे राजनीतिक दलों को लगता था कि बैंकों में खाता खोलना एक सामान्य सी चीज होगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गांव गरीब किसान होगा, उसको पहले लगता था कि बैंक तो केवल अमीरों का ऑफिस है, उसमें वो अपना पासबुक लेकर जाता है और जितनी घोषणा होती है उतनी 100% विदाउट एनी लीकेज वो अमाउंट पाता है, तो उसे विश्वास भी जगता है। तो मुझे लगता है कि इधर से रोकना भी पड़ेगा, उधर से बेहतर प्रयास भी करने पड़ेंगे। ये दोनों चीजें दिशा बदल दी संजय चौधरी जी ने। हम बात कर रहे हैं ये जो मुफ्त के खेल में राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इसके बगैर गुजर नहीं है? संजय चौधरी जी ने एक मर्म की बात कही, आखिरी ध्येय तो लोकतंत्र में जीत है और जीत इस नुस्खे से मिलती है, इसलिए हमें इस रास्ते पर चलने की मजबूरी रहती है। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपसे जानने में दिलचस्पी है, चूंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करने के लिए विवश हैं। यह भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी जी कह रहे हैं कोई भी ना कर सके, क्या इसके लिए राजनीतिक दल मिलकर पहल नहीं कर सकते? दल बदल कानून के संदर्भ में पहल करते हैं और दुनिया भर की व्यवस्थाओं के लिए पहल करते हैं। यह मुफ्त का खेल बंद होना चाहिए। इस नतीजे पर आप लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? कुछ कहना चाहेंगे आप? या आपको भी इस खेल का हिस्सा बनने में ही ज्यादा आकर्षण, ज्यादा सुविधाजनक रास्ता दिखाई देता है, इसलिए इस रास्ते को बंद नहीं करना चाहते? हिमांशु भाई देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। भाई ये बातें नहीं चलने वाली कि कर्तव्य पथ पर ये भी सही वो भी सही। वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं इधर उधर डिंग डोंग किया करते थे, तो वो चलने वाला नहीं। आप आओ, एक तरफ आओ, जब बात करो एक तरफी करो, जब बात करो प्रमाण के साथ करो। मायावी लोगों की तरीके से बात मत करो, रावण के वंशजों की तरीके से बात मत करो। भगवान श्री राम को अगर आराध्य मानते हो तो भगवान श्री राम की तरीके से बात करो कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मायावी तरीके से बात करते हो कि साहब हमारी मजबूरी है, लोकतंत्र है, फलानी चीज है लोकतंत्र? आप बताओ ना, 1948 से लेकर के 2014 तक 49 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर। मैं इसकी उस पर भी आऊंगा, मेरिट और डिमेरिट पर भी। 49 लाख करोड़ का कर्ज था। आज की डेट में मात्र 7 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज हो गया और आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। आप बताओ ना हमें, वो पैसा कहां से क्यों लिया आपने और कहां लगाया? क्योंकि आप तो हमसे कहते थे कि हमने जो है बेईमानी करी थी, 2G किया था, जीजाजी किया था, 4G किया था। आप तो कुछ नहीं किए, आपने तो 40% की साइफनिंग भी रोक दी, बेईमानी भी रोक दी, सो कॉल्ड, ठीक है ना। और आपने स्पेक्ट्रम की भी नीलामी कर ली, 2,83,000 करोड़ आया, 10,000 करोड़ आया। बताओ ना आप हमें। एक्चुअल में बात बहादुरी करके काम बहादुर नहीं हुआ जा सकता हिमांशु भाई। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके खुद की कमीज साफ नहीं दिखा सकते। आपकी कमीज बहुत ज्यादा गंदी है। मेरा क्या कहना है कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर बात करने की जगह पर मुझे बताए ना भारतीय जनता पार्टी
कि साहब इनका एक स्वदेशी जागरण मंच होता था। आदरणीय हमारे सब लोगों के पूज्य श्रवण गर्ग साहब बैठे हुए हैं, ये सारी चीजों के गवाह हैं कि इनकी क्या नीति वो होती थी जो आज की डेट में ये लोग नीति चल रहे हैं। रेल में, तेल में, सेवा में 100% इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। इनकी नीति क्या ये होती थी? इनकी नीति क्या ये होती थी कि हम डीजल के उसको एक्साइज ड्यूटी को कांग्रेस के समय में जो है 3.49 रुपए रखेंगे और ये लोग 32 रुपए कर देंगे। ये लूट खसोट की सरकार जो है जब इस तरीके के भाषणबाजी देती है तब खराब लगता है। एक बात तो मैं इसलिए ये दुरंगी वाली मैंने आपको बात बताई। दूसरी बात आप आ जाइए, आप जो फ्रीबीज की बात करते हैं, मुझे छोटी सी बात बताइए कि आज तक कितनी बहस हुई कि साहब ये जो कॉरपोरेट घरानों के एनपीए आप हर साल सारे की सारे राजनीतिक दल खत्म करते हैं, ठीक है ना, लाखों करोड़ के खत्म करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर करते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि उन्होंने बनाया हुआ है डिस्ट्रेस मैनेजमेंट सेल बनाया हुआ है। कंपनी को देने के बाद क्या करते हैं कि साहब ऐसा करेंगे कि 2 लाख करोड़ उसके ऊपर कर्ज है, वो कंपनी मात्र 20,000 करोड़ में बिक रही है, एसआर कंपनी। तो क्या करते हैं, वो 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी को, एसआर कंपनी को वो बोर्ड ले लेता है और फिर वही एसआर वाले 20,000 करोड़ में ले लेते हैं। और आप स्कूटी को, स्मार्टफोन को या 10 रुपए की बिजली को आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसानों के कर्ज माफी पर हम लोग बात करते हैं साहब कि नहीं साहब किसानों की कर्ज माफी बहुत गलत काम है। अरे भाई, ये बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफी क्या कम गलत काम है? आप मुझे बता दो। मैं तो कहता हूं, मैं तो आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं हिमांशु जी, कि आप मेरे देश के किसान को एक बार पूरी तरीके से कर्ज मुक्त कर दो और उसके बाद उसको बाजार के हवाले कर दो। कह दो कि साहब तेरा जो है, आपको मालूम है 1 किलो गेहूं में 30 लीटर पानी लगता है, 30 लीटर जी। और पानी बिक रहा है 20 रुपए लीटर और गेहूं बिक रही है 18 रुपए किलो। आप मेरी बात को समझो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं दोनों चीजों को। 1967 में 400 रुपए तोला सोना था और 1967 में 80 रुपए क्विंटल गेहूं थी। 4 क्विंटल गेहूं बेचते थे, 1 तोला सोना ले लेते थे। आप हमको बता दो ना कि आज की डेट में कितने क्विंटल गेहूं बेच करके हम लोग 1 तोला सोना ले पाएंगे। तो आप बात जब बराबरी की करेंगे, समानता की करेंगे, लोगों को आगे निकालने की करेंगे, तो उन्हें फ्रीबीज देनी पड़ेगी। ये फ्रीबीज नहीं है, ये उनका हक है जो हमने लूटा है पहले, ये उनका हक है। मैं रोकते हुए आपसे 2-3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने उदाहरण दिया कि उस समय गेहूं इतना था, अब इतना है। सरकारें तो आप ही सभी की थी, जो भी है सामने है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान किसी मतदाता को 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए देता है तो वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, कालाचरण की श्रेणी में आता है। प्रमाणित हो जाए तो उसका चुनाव भी निरस्त हो जाता है। ये प्रत्याशी की स्थिति है। वहीं राजनीतिक दल खुलेआम कह रहे हैं। पंजाब के संदर्भ में बात करें, अगर हमारी सरकार बनी हर महिला को 2000 रुपए महीना मिलेगा, कांग्रेस कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है हर महिला को 1000 रुपए मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार बनी हर परिवार को 8 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। सवाल यह है कि व्यक्ति कर रहा है तो गुनाह हो गया, पार्टी कर रही है तो कुल मिलाकर समाज का कल्याण हो गया। इस विरोधाभास में कुछ कहेंगे आप कि ये कौन सा तरीका है जिसके तहत 2,88,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ पंजाब में कोई राजनीतिक दल ये कहने का साहस नहीं कर रहा है कि मुझे मौका दीजिए, मैं पंजाब को कर्ज मुक्त कर दूंगा। वो ये बता रहा है ये 2,88,000 करोड़ है ना, इसको मुझे मौका तो दीजिए, 5 लाख से ज्यादा करोड़ से ज्यादा के कर्ज में तब्दील कर दूंगा, मौका तो दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मुफ्त में व्यवस्था करूंगा। क्या शर्मनाक नहीं लगता सुरेश राजपूत जी? देश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में ऐसे कर्ज के हालात में इस प्रकार की घोषणाएं करना। एक कबीर का दोहा था हिमांशु जी, आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं। कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। आप 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हो कि कर्ज मुक्त 2,83,000 करोड़ का पंजाब कर्ज में है। आपने बात कर ली, आपने कहा इंडिविजुअल आदमी घूस देने की बात कर रहा है, घूस हमारे देश में गैर कानूनी है। लेकिन अगर सरकारें और पार्टियां कहती हैं कि हम आपको ये योजना देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, तो एहसान नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आप समझिए,
मुफ्त बिजली इसलिए दे रहे हैं कि किसान की गेहूं आप 18 रुपए किलो खरीद रहे हैं। आप अगर इसी चीज को लेवल प्लेइंग फील्ड पे करेंगे तो आपको मालूम है $80 बिलियन को किसान को सब्सिडी देता है अमेरिका। $80 बिलियन की देता है सर, और हिंदुस्तान में किसान को लूटा जाता है। मैं ये कहता हूं कि क्या नाम, दुनिया के सारी चीजों के बराबरी करने के लिए खाली किसान को क्यों मारते हो? आप सबसे ज्यादा जो फ्रीबीज की बात आती है उस पर किसान मरता है, उस पर व्यापारी नहीं मरता, कॉर्पोरेट घराने के वो एनपीए नहीं मरते। मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि जितनी फ्रीबीज की बात आती है वो सारी गरीबों के लिए आती है, और जितनी लुटेरी बातें आती हैं, एनपीए को कॉल ऑफ करने की बात आती है। छोटी सी बात बताओ ना, 49 लाख करोड़ का कर्ज 2014 तक 65 सालों में, ठीक, सबकी सरकारें रही, लेकिन इन 7 सालों में 100 लाख करोड़ का कर्ज, यानी 51 लाख करोड़ रुपए मात्र 7 सालों में आपने कर्ज ले लिया। कहां चला गया भाई? आप बताइए, 25 लाख करोड़ आपने लूट लिए हर साल वो लेकर के पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं पर डाका मारने की जगह पर अगर आप अमीरों और कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली सुविधाएं और कॉरपोरेट टैक्स की कमी पर बात करेंगे तो हिमांशु भाई आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। राज्य ही नहीं, देश भी जो है अपने आप कर्ज मुक्त हो जाएगा। 50 साल इस देश पर शासन करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं कि अगर आप किसानों के संदर्भ में, ये सब्सिडी के संदर्भ में छोड़कर उद्योगपतियों को मिलने वाली रियायतों पर बात करेंगे या उस पर कदम उठाएंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। 50 साल जिन्होंने इस देश पर शासन किया, उस दौरान उनसे ये कदम नहीं उठे। हमारी चर्चा के अंतर्गत ये परामर्श जरूर मिल रहा है कि तस्वीर तब बदल सकती है। मुझे जाना तो अब्दुल हफीज गांधी जी के पास था, लेकिन मुझे लगता है कि इस चर्चा में श्रवण जी का हस्तक्षेप बीच में लेना जरूरी है। श्रवण जी, आपसे समझना चाहूंगा, वाकई इस देश के गरीब, विपन्न, निर्धन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की मंशा से ये घोषणाएं चुनाव के दौरान हो रही है। राजनीतिक दलों की नीति नियंताओं का हृदय फटा जा रहा है, गरीबी देखकर, बेबसी देखकर, लाचारी देखकर, इसलिए वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हैं। या कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का एक नया स्वरूप है जो पिछले 2-3 दशकों से उत्तर भारत में, उससे पहले दक्षिण भारत में, जहां पर अन्नादुरई ने एक समय पर शुरू किया था 4.5 किलो मुफ्त राशन, और बाद में उसको वापस भी लेना पड़ गया था क्योंकि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसका एक विवश स्वरूप अब हमारे देश की राजनीति में आ गया है कि राज्य के भले ही बस की ना हो, राज्य के संसाधन भले ही इजाजत ना देते हों, पर सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे हर वायदे को करने और जरूरत पड़ने पर उसे पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं, क्योंकि चारवाक अब हमारे आदर्श हैं। इसके अलावा और कोई दर्शन हमें भाता नहीं। थोड़ा सा विषय बहुत ही सीरियस है और इसमें थोड़ी सी जो संजय जी ने और राजपूत जी ने जो पॉलिटिक्स का इसमें समावेश किया, मैं उसमें फिट नहीं बैठ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा एक अलग नजरिए से देखता हूँ कि प्रधानमंत्री चाहें, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया उसमें सरकार को भी दिया और चुनाव आयोग को भी दिया है। सरकार तो खुद पार्टी है इसमें, तो सरकार क्या जवाब देगी इस नोटिस का? प्रधानमंत्री अगर चाहें तो इस पूरे मामले को रोक सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के हाथ में है। उनको लोगों की, दलों की बैठक बुलाना है, बात करना है और कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, आप लोग भी करके दिखाइए। संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भूख से मरने से बचाना ये राज्य का कर्तव्य है। अब आप भूख से कैसे बचाना चाहते हैं? आप 80 करोड़ लोगों को जीवन भर मुफ्त का अनाज देना चाहते हैं कि 80 करोड़ में से कुछ करोड़ लोगों को लगातार रोजगार देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को बिजली का बिल भरने के योग्य बनाया गया? इसका जवाब हम किससे मांगेंगे? ये जो रेलवे के जो नौकरियों को लेकर जो अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह का विध्वंस देख रहे हैं बिहार में, प्रयागराज में, ये क्या है?
इसके लिए किससे जवाब पूछे आप? मतलब मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कांग्रेस को नहीं दे रहा हूं, मैं सपा को नहीं दे रहा हूं। हिमांशु जी, जो व्यवस्था इस समय हो गई है वो भ्रष्टाचार का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण नागरिकों के स्तर पर कर दिया गया है। और ये तो खैर वर्षों से चल रहा है। हम देखते थे जब कांग्रेस में जनार्दन पुजारी थे, उन्होंने लोन मेलों की शुरुआत की थी, तब से ये और उसके बाद से चल रहा है। दक्षिण भारत का देख रहे हैं। सवाल ये कि एक ऐसा देश जिसमें करोड़ों की 80 करोड़ तो एक आंकड़ा है, 140 करोड़ में 80 करोड़ 90 करोड़ लोग अगर भूखे हैं आपके देश में, और आप जिस अर्थव्यवस्था को बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप जिस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह का पब्लिक सेक्टर, सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से लगातार अपने आप को मुक्त हो कर रही हैं रोजगार देने की जिम्मेदारियों से। ऐसी स्थिति में जिस आदमी के पेट में भूख लगी है, आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि नागरिक क्यों स्वीकार करते हैं इस चीज को, जो बट रहा है उसको। राजनीतिक दल तो दे रहे हैं, नागरिक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? नागरिक इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि उनको जरूरत है। 300 यूनिट बिजली अगर मुफ्त में मिल रही है एक बेरोजगार के परिवार को, या मुफ्त का पानी मिल रहा है, या मुफ्त का अनाज मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं लेगा? अमेरिका जैसे देश में टीका लगवाने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हवाई यात्राएं, हर तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि लोग टीका लगवा लें। हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं इसको कोई एक राजनीतिक मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता। मैं मतलब ये नहीं मानता कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है, समाजवादी, सारी पार्टियां कर रही हैं। आप देखिए लाइन से कर रही हैं। आपने पंजाब का उदाहरण दिया, आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। जो घोषणाएं की थी समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के दौरान या इस चुनाव में की जा रही हैं, या प्रियंका गांधी जो कर रही हैं घोषणाएं उत्तर प्रदेश में, आप इसको भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं, मैं मानता हूं। तो ये जो मुद्दा है ये गंभीर है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? वो जो अश्विनी जी चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने नोटिस दे दिया, चुनाव आयोग को दे दिया, सरकार को दे दिया, वो लोग क्या जवाब देंगे? और वो चुनाव आयोग क्या कर सकता है? माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करता हूं, आपने कहा कि वो क्या कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने या देश की सरकार के स्तर पर तमाम चीजों के संदर्भ में प्रावधान बनते हैं। व्यक्ति के स्तर पर अगर ऐसा लेन देन किया जाता है चुनाव के दौरान, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है। क्या आप नहीं मानते हैं कि इच्छा शक्ति की जरूरत है इस संदर्भ में कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल भी ऐसा कोई प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं तो उस राजनीतिक दल को ही प्रतिबंधित कर दिया जाए? क्या ऐसी पहल की जरूरत श्रवणकर जी महसूस नहीं करते? मैं बहुत महसूस करता हूं इस तरह की पहल की जी। अपराधियों को टिकट नहीं दे राजनीतिक दल। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आज तक पार्टियां नहीं दे पाई हैं कि वो लोग, उनकी पार्टियों में कितने अपराधी किस्म के लोग हैं, और राजनीतिक दल सारे इस मामले में एक हैं कि वो जो अपराधी जिनके क्रेडेंशियल्स हैं उनकी सदस्यता लोकसभा या विधानसभाओं से निरस्त नहीं की जाए। आपको याद होगा कि जब अमेरिका गए थे मनमोहन सिंह और उनकी अनुपस्थिति में राहुल गांधी ने किस तरह से उस अध्यादेश की प्रति को फाड़ा था, जिसमें प्रावधान था कि जो जिनके अपराधी बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया जाए। तो उनको बचाने का अध्यादेश था कि उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो राजनीतिक दल तैयार ही नहीं है
और इस राजनीतिक चुनाव दल में तैयार ही नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल को लेकर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में अब्दुल हफीज गांधी जी, उनके पास जाना चाहता हूं। उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और अभियान क्या चला रहे हैं? अभियान चला रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अभियान चलाया है 300 यूनिट मुफ्त पाओ, नाम लिखवाओ, छूट न जाओ। जानना चाहता हूं अब्दुल हफीज गांधी जी, इस घूस के माध्यम से सत्ता में वापसी की उम्मीद है आपको? क्या अखिलेश यादव का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना, इसके आधार पर आप जनता का विश्वास नहीं ले सकते? 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह की घूस अगर लोगों को मिल जाएगी तो हमारी सरकार में वापसी हो जाएगी उस उत्तर प्रदेश में जिसका बिजली बोर्ड लगभग दिवालिया होने के कगार पर है। फिर भी आपको यह दावा करना मुफीद लग रहा है। कुछ कहेंगे गांधी जी? हिमांशु जी, पिछले 35 मिनट से बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मैंने सभी जो भी हमारे सम्मानित यहाँ पर साथी हैं उनको मैंने सुना और आपने सभी को वक्त दिया, तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी उतना ही वक्त देंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने शुरुआत लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से की और आपने डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा एक शासन का तरीका बताया। और ये मैं भी मानता हूं कि किसी ने पूछा किसी से कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि द ऑल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी इज बेटर डेमोक्रेसी। एक अच्छा लोकतंत्र ही जो है वो विकल्प है डेमोक्रेसी का, यानी कि इससे अच्छा विकल्प नहीं है। हम कैसे डेमोक्रेसी को और बेटर करें और अच्छा बनाएं, तो मैं समझता हूं कि यही हमारे पास एक विकल्प रह जाता, और कोई विकल्प नहीं है। अच्छा कैसे बनाएं इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एक इस डिबेट को मैं थोड़ा सा वाइडर रेमिफिकेशंस पे ले जाना चाहूंगा कि जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमने जो संविधान का पार्ट 4 है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसके अंदर हमने इस तरह के नियम बनाए कि जो भारत का संविधान होगा या भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी या जो संस्थाएं होंगी वो वेलफेयर करेगी, लोगों का वेलफेयर करेगी। तो जब लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं और उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, तो उसको हम रिश्वत नहीं कहते, उसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। उसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको हम मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा कि हम रोजगार क्रिएट कर सकें, लेकिन साथ साथ हमें उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो किसी कारण से जो है बिजली नहीं पा पा रहे हैं, जिनकी सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हमको इस तरह की सुविधाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि सदियां निकल जाएंगी, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, जो हम बेटर डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, उन लोगों को नहीं मिलेगी। वो मृत्यु प्राप्त कर लेंगे लेकिन वो जन सुविधाएं उनको नहीं मिलेगी। तो ये जन सुविधाएं देने का काम कौन करेगा? और जो हमारे संविधान की मंशा है वेलफेयर स्टेट की, जो हमने 1950 में मार्जिनलाइज सेक्शन से जो मुख्य धारा से अलग हैं, उनसे जो हमने वादा किया था, उस वादे को पूरा कौन करेगा? अगर उस वादे को सत्ता में बैठे हुए लोग पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो भी सत्ता में आए, कि वो इन लोगों के लिए काम करे, उस पंक्ति में आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करे। अगर समाजवादी पार्टी 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम करती है तो हमने उन लोगों को लैपटॉप दिए हैं जो लोग अपने जीवन काल में लैपटॉप नहीं खरीद सकते, और आज वो रोजगार कर रहे हैं, आज वो जन सूचना केंद्र खोलकर बैठे हुए हैं, वो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, उसी लैपटॉप का फायदा उठाकर आज एक व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक LLM करने पहुंचा। ये हम समझते हैं कि आखिरी पंक्ति में काम करने का कहीं ना कहीं जो है वो फायदा होता है। आपने कहा कि एक आम व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी कभी रिश्वत देती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो वो रिश्वत देना है, वो लॉ में मना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो वादा करती हैं, जो प्रॉमिस करती हैं, वो प्रॉमिस करती हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। पॉलिसीज बनाना गलत नहीं है। ये जो आप फ्री फीस कह रहे हैं, और बहुत अच्छा अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि NPS माफ होता है तो कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन अगर अंतिम व्यक्ति के प्लेट में कुछ पहुंचाने की बात होती है तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाती है। जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चलाई गई है और जिस आधार का विरोध बीजेपी कर रही थी, बाद में उसको निराधार बता रही थी, और आज आधार का प्रयोग सबसे ज्यादा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो मैं यहां पर, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो भी ये स्कीम्स बनती हैं वो सरकार आने पे वादा है। ये किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, ना ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, ना ही ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन है, और ना ही ये संविधान का उल्लंघन है।
जब भी वादे किए जाते हैं जनता उस पर वोट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, तो जनता के विवेक पे छोड़ा जाता है। तो जब भी ये जिसको आप फ्रीबीज कह रहे हैं, हम इनको पॉलिसीज कहते हैं कि जब हम आएंगे सत्ता के अंदर तो हम पॉलिसीज बनाएंगे। अभी आपने 300 यूनिट बिजली पे बात की। भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा बंगाल के इलेक्शन में किया था कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे। 200 यूनिट बिजली का वादा आपकी सरकार दिल्ली में भी पूरा कर रही है। हमने पूरी स्टडी की है और हमने स्टडी करके यह पाया है कि 22,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा, जिसमें 11,000 करोड़ की अभी भी हम सब्सिडी दे रहे हैं पावर सेक्टर को। जब हम अभी भी 11,000 की पावर सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं और जब ये 22-23 हजार करोड़ में पूरा का पूरा जो हम प्लान लेकर आए हैं ये कर सकते हैं, तो 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो भार आएगा वो हम क्यों नहीं दे सकते उस जनता को। और हमने क्या वादा किया है, देखिए हमारा वादा देखिए, 300 यूनिट तक, हर एक कोई 300 यूनिट इस्तेमाल नहीं करता, कोई 100 भी करेगा, कोई 50 भी करेगा, कोई 40 भी करेगा। तो बार बार ये 300 यूनिट कहा जाता है, हमने कहा 300 यूनिट तक देंगे और हमने पूरी कैलकुलेशन की है और इस पूरी कैलकुलेशन में पाया कि हम जनता को ये फायदा दे सकते हैं। अगर इतना ही बुरा था हमारा ये कैलकुलेशन तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक तो पूरा जो है रेट्स लिए बिजली के, लेकिन जैसे ही चुनाव आचार संहिता आई उन्होंने उसको आधा कर दिया। क्यों किया ये? यानी कि 4.5 साल से आप कहीं ना कहीं जनता को ठग रहे थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो संविधान से आती है। संविधान में क्या है, सोशलिज्म एक विचारधारा है और उसमें कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई है कि हम समाजवादी भी रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है हम प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देंगे। आपने काफी विस्तार से बातें की, लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं जिन्हें शायद आप अपने वक्तव्य में समाहित कर पाए। आपने कहा कि हम तब कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो ये करेंगे, पर वादे केवल वो पार्टियां नहीं करेंगी जो सरकार में आएंगी तो करेंगी। जो सरकार में हैं, सरकार में रहते हुए नहीं कर रहे हैं, हमें दोबारा मौका दो तो हम ये करेंगे। पंजाब के संदर्भ में इसी प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपके संदर्भ में आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति जिसके पास में साधन पहुंचने चाहिए, अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसकी उम्र खत्म हो जाएगी। पर वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो हर महिला को 1,500 रुपए देंगे। आपसे जानना चाहता हूं, जिस राज्य के संचालन का दायित्व आप लेना चाहते हैं, 6 लाख करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है और कितना कर्जदार बनाने के लिए व्याकुल हैं आप। इस घोषणा के मायने क्या है, हर महिला को 1,500 रुपए देंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि यह विशुद्ध रूप से घोषी है और एक होड़ मच गई है? एक पार्टी 300 बोलती है, दूसरी 400। आप 1,000 रुपए दे रहे थे, सुनील राजपूत जी की पार्टी ने कहा कि हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, मौका आने दीजिए। लोग बोले कि हम कार भी देंगे। लोग 2 जून की रोटी की व्यवस्था करा के नहीं दे पा रहे। आपसे रोजगार लोगों को दिया नहीं जा रहा है। आप इन खैरातों के माध्यम से सोचते हैं देश और समाज को बदल देंगे? क्या नहीं मानते हैं गांधी जी जो श्रवण जी कह रहे हैं कि जरूरत लोगों के हाथ में रोजगार देने की है? मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी है, आप उसके संदर्भ में क्यों नहीं कहते कि हम 200 दिन की गारंटी देंगे? क्यों आप नहीं बोलते हैं कि ग्रामीणों के संदर्भ में जो रोजगार है, हम शहरी क्षेत्र में भी ऐसी रोजगार की स्कीम ला के देंगे कि हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसके हाथ में रोजगार होगा? इस तरफ नहीं जाना चाहते। आप घर में बैठे रहेंगे तो भी आपके पास पैसे पहुंचेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे तो भी आपके लिए व्यवस्थाएं रहेंगी। क्या आपको नहीं लगता एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत हम अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाने की काम कर रहे हैं, ना कि लोगों को कर्मशील बनाने का? यह अपराध बोध नहीं आता गांधी जी आपको? हिमांशु जी, आपने कहा घूस, ये घूस नहीं है, ये पेंशन योजना है। अगर हम वृद्ध जो महिलाओं को, जो महिलाएं किसी तरह से जॉब में नहीं है, विधवा हो चुकी हैं, यदि हम उनसे कहते हैं कि हम आपको 1,500 रुपए महीना देंगे, तो ये घूस नहीं है, ये पेंशन स्कीम कहलाती है। और हम तो जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको हम पेंशन देते हैं कि नहीं देते हैं? पॉलिटिशियन पेंशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जब पॉलिटिशियन की पेंशन जो है वो घूस नहीं है, तो अगर महिलाओं को हम किसी तरह से पेंशन दें, और 1,500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम 1,500 रुपए किसी वृद्ध महिला को, किसी विधवा महिला को दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना ये हमारे संविधान में है। वेलफेयर स्टेट है हम ना ही तो पुलिस स्टेट है और ना हम जो है किसी कोई प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट है, ये हमारे संविधान में प्रदत्त है। और एक और बात मैं बड़ी उसमें कह दूं कि बार बार यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम लॉज को इंटरप्रेट करना है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। वो सरकार से आग्रह तो कर सकते हैं कि आप कानून लेकर आइए, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ ऐड कर दीजिए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ बदलाव कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है।
तो जो अश्विनी उपाध्याय जी हमें डराना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ होने वाला नहीं है, हम में से कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसमें बदलाव नहीं चाहते हैं। इसलिए भले ही जनता के स्तर पर लोग सर्वोच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाएं, पर ना तो सर्वोच्च कोर्ट का सामर्थ्य है, ना उसका अधिकार है, और ना ही हम उसके अधिकार के तहत इस पर कोई कदम उठाने वाले हैं। डरा रहे हैं गांधी जी आप हमें कि हम लोग नहीं बदलेंगे? नहीं, आज जी जो आपने सामर्थ्य यूज किया इसमें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। हाँ, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये एक बचाव का रास्ता। मैं वापस संजय चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। श्रवण जी ने उम्मीद जताई इस देश के महानायक के संदर्भ में कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, स्पष्ट बहुमत की सरकार 3 दशक के बाद इस देश में उनके नेतृत्व में है, वो चाहें तो ये क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। इतनी बड़ी अपेक्षा इतने बड़े संपादक श्रवण जी ने सार्वजनिक रूप से व्यक्त की, उनकी अपेक्षा की कोई कदर की उम्मीद कर सकते हैं चौधरी जी आपसे, आपकी पार्टी से और आपके नेतृत्व से? देखिए, इसके लिए जो बॉक्स है उस बॉक्स के बाहर सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि वही बॉक्स के बाहर सोचने के ही कुछ चीजों पर देश में चर्चा शुरू हुई थी, चर्चा बेहतर थी। जैसे हमारा जो खर्च है उसमें चुनाव एक बहुत बड़ा खर्चा है, और चुनाव और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साल भर में हम देखते होंगे कि कोई भी 4 महीने ऐसे नहीं जाते होंगे जब हम किसी ना किसी चुनाव में न जाते हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या कहीं उपचुनाव हो, और ये लगातार होते रहते हैं। इसमें आउट ऑफ द फ्रेम सोचने की बात थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश के सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, ताकि हम विकास की बेहतरी के साथ भी बढ़ें, हमारे वो खर्चे भी रुकें। तो मुझे लगता है कि ये जो देश के लिए एक बेहतर सोच के साथ ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से निकलकर हमें सोचना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी के साथ सोचना पड़ेगा, और राजनीतिक दलों को भी देश के साथ अपनी निष्ठा के साथ, बेहतरी के साथ इसके लिए आगे बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चा, इसमें से रास्ता कैसे निकले कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि आप इतने वर्ष रहे, आपने नहीं किया, हमने नहीं किया, लेकिन रास्ता निकालने के लिए तो हमें बॉक्स के बाहर सोचना पड़ेगा, और इसमें कुछ चीजें हो सकती है कि जिसमें हम खर्चों को कम कर सकते हो। वास्तव में अर्थशास्त्र में तो है कि जब तक हम अपने बजट को मैक्सिमम ऐसी जगहों पर नहीं लगाएंगे जहां से प्रोडक्शन वो हो, और ऐसी जगह पर अगर हम लगाएंगे जहां से पैसे का रिटर्न ना हो, तो वो तो अर्थशास्त्र का जो प्राथमिक सिद्धांत है उसी की अवहेलना हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को इस विशद विषय पर एक बार बॉक्स से बाहर आकर देश के लिए सोचना होगा, और निश्चित रूप से रास्ता निकल सकता है, लेकिन हम इसे राजनीति से इतर देश के आगे बढ़ने के लिए, देश की बेहतरी के लिए बॉक्स के बाहर आकर सोचेंगे, और जिस तरह से योजनाएं भ्रष्टाचार से मुक्त होकर नीचे तक पहुंची। देखिए, पैसा पहले भी आ रहा था और पहले भी जा रहा था, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए था उसमें लीकेज बहुत थे। अगर ये सारे का सारा पैसा 100% रूप से लाभार्थियों के साथ, मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकता हूं, ये जो बार बार आप बात कहते हैं ना कि पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, अब ठीक है। अरे अगर इतना ठीक है तो इस देश में 80 करोड़ लोग अपने 2 टाइम के भोजन के लिए खैरात के तलबगार क्यों हैं? क्यों 80 लाख करोड़ लोगों को, आपको 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का राशन देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? अगर आपने वाकई 7 साल में इतना क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, लोगों की जेब में वाकई पैसा पहुंच गया, तो आप ये दावा क्यों करते हैं हर कार्यक्रम के अंदर कि हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का राशन पिछले 2 साल से उपलब्ध करा रही है? जो श्रवण जी का भी सवाल था। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुरेश राजपूत जी, आपके पास में आना चाहता हूं, और आपसे जानने में मेरी वाकई दिलचस्पी है कि जैसा गांधी जी ने कहा कि कोर्ट कर क्या लेगा, कोर्ट का काम तो कानून बनाना नहीं है, कानून बनाना तो संसद का काम है। क्या आप नहीं मानते हैं इस अपराध बोध के संदर्भ में कि वाकई इस चीज को बदलना चाहिए? जिन देशों में कर्ज होता है वहां पर इससे उबरने के लिए कोशिश की जाती है। जिन प्रदेशों में कर्ज है, क्या मान लिया है कि इसके संदर्भ में केंद्र निपटे? हमारा काम 5 साल के लिए सत्ता में आना है। अगर पंजाब पे आज 3 लाख करोड़ का कर्ज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हम छोड़ेंगे, 5 लाख करोड़ का हो जाएगा।
हमें क्या करना है, हमारा 5 साल का को तो काम चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 6 लाख करोड़ का कर्जा है। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक हो सकता है 12 लाख करोड़ हो जाए, लेकिन उससे अखिलेश यादव की अपनी बैलेंस शीट में थोड़ी फर्क पड़ना है। आपसे जानना चाहता हूं, ये नजरिया क्या वाकई बदलना नहीं चाहिए? इस संदर्भ में कोई दर्द, कोई तकलीफ आप लोगों के जहन में नहीं आती? एक्चुअल में हिमांशु भाई जानते हैं कि ये विमर्श जहां से आ रहा है आपके बैक ऑफ द माइंड में ना, वो जगहें हैं जहां पर उन सोर्सेस को सुखाना होगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जिस जिस मुल्क ने भी अपने आप को स्क्वीज किया, जिस जिस मुल्क ने भी पेंशन्स खत्म की, जिस जिस मुल्क ने भी बैंक्स में अपने चाहे ग्रीस को ले लीजिए, मैं आपको यमन का उदाहरण देता था, ग्रीस का उदाहरण दे देता हूं, उन सारी, साइप्रस का उदाहरण दे देता हूं, उन सारी जगहों पर अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई। कल्याणकारी राज्य को बंद मत कीजिए, हां कल्याणकारी राज्य के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद कीजिए। कल्याणकारी राज्य के नाम पर, अब मैं थोड़ी सी कड़वी बात कहूंगा आपसे माफी मांगते हुए, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनी हुई है सेक्टर 15 और 16 में। अगर बनी है तो बताइए, बनी है ना? और जितने फिल्म सिटी बनी है, सारे के सारे मीडिया हाउसेस को जमीन कितने रुपए में दी गई है? 100 रुपए की जमीन 30 रुपए में दी गई है। आप मुझे बताइए, उस वक्त तो कोई भी आदमी नहीं आया ना कि साहब ये 70 रुपए हमसे और ले लीजिए, हम नहीं करेंगे। आप हमको बताइए कि जब कॉर्पोरेट घरानों के एनपीएस माफ होते हैं तब तो कोई नहीं आता कॉर्पोरेट घराना कि साहब नहीं, हम नहीं वो करेंगे। ये 7 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए हर साल का है जो माफ किया जाता है। और कॉर्पोरेट टैक्स, बीच में रोक रहा हूं, यहाँ पे 2 अलग अलग परिस्थितियों पे बातचीत है। सरकार में आने के बाद आप अपने संसाधनों के तहत कौन सी स्कीम लाते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है, और सत्ता में आने के लिए आप क्या वादे कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात है। सत्ता में आने के लिए आधे वायदे ऐसे होते हैं जो सत्ता में आने के बाद आप पूरे नहीं करते हैं। इसके संदर्भ में कोई जवाबदेही नहीं दिखती है। अगर जवाबदेही है तो 5 साल बाद आपको सत्ता से बाहर कर देंगे, ये जनता के पास अधिकार होता है, पर 5 साल तक आपकी वादा खिलाफी के बावजूद भी बर्दाश्त करना पड़ता है जनता को। तो इस जवाबदेही के संदर्भ में कुछ कहें? क्या किसी पार्टी ने आज तक ये कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कॉर्पोरेट घराने के इतने लाख करोड़ माफ कर देंगे? लेकिन आप सत्ता में आने के लिए ये जरूर बता रहे हैं कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 20,000 लीटर पानी भी देंगे। सवाल आपसे इस संदर्भ में है, जो श्रवण जी का भी था और मेरा भी है, कि आप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसे मानते हैं? कि आप कोई काम मत कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, या आप ये मानते हैं जिनके हाथ काम कर सकते हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, जो निराश्रित है, साधन विहीन है, अक्षम है, उनकी जिम्मेदारी शासन के स्तर पर उठाई जाएगी? लोक कल्याणकारी का आशय क्या है आपका? हर व्यक्ति को बैठे खिलाना, या जिनके बस की नहीं है कोई मेहनत कर पाना, अशक्त हैं, निशक्त हैं, उनके लिए शासन है, वो चिंता ना करें, पर जो हट्टे कट्टे हैं वो भी आपकी खैरात के लिए मजबूर रहे? क्या आपको नहीं लगता है हमारी जवाबदेही कहीं ना कहीं स्पष्ट होनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए हिमांशु जी, सबके लिए स्पष्ट होनी चाहिए। मुझे लगा था कि चोट लगेगी और ये बात आएगी, मैं जानता हूं इस बात। कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं आपको 2 बातें बहुत स्पष्ट बताता हूं। सरकार की पॉलिसीज प्रो पुअर रहेंगी, कांग्रेस पार्टी की रहेंगी, हम और की बात नहीं करते हैं। हम पुअर्स के अपलिफ्टमेंट, गरीब के अपलिफ्टमेंट के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। हम किसानों के लिए जितना कर पाए उसमें जो कमी रह गई आगे करेंगे। 50 साल में अगर हम हरित क्रांति लाए, दुग्ध क्रांति लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड लाए, हम आगे भी और राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी लाने की कोशिश करेंगे। हम इन सारी चीजों का बात करेंगे, और हम इन सारी चीजों का बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम कॉरपोरेट के मुखालिफ हैं। हम कॉरपोरेट के लिए भी बात करते हैं। कहते हैं ना कि देहु शिवा बर मोह है शुभ कर्मंते कबहू न डरे हरिसो जब जाए लड़े निश्चय कर अपनी जीत करें। सच बात यह है कि ये जो कॉरपोरेट घरानों की सोच है हिमांशु जी ना, कि साहब अगर किसान को थोड़ा बहुत अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जा रही है तो लूट हो गई।
किसान का अगर 25,000 रुपया कर्ज माफ हुआ जा रहा है तो लूट हो गई। लेकिन उसके अलावा बगैर कोलेट्रल के लिए से 9-9 हजार 10-10 हजार करोड़ का कर्ज किसी को दे दिया जाता है, किसी ललित मोदी को, किसी छोटे मोदी को, किसी खरे मोदी को, किसी खोटे मोदी को, और उसके बाद वो लोग जाकर के इंग्लैंड से लेकर के और बारबाडोस तक जाके बैठ जाते हैं। उनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किससे हो रहा है कि एक विधवा को 1,500 रुपए की पेंशन दे दी। एक विधवा को 1,500 रुपए की पेंशन देना, हिमांशु भाई, बहुत स्पष्ट रूप से। विधवा को 1,500 रुपए की नहीं, आप 3,500 रुपए की पेंशन दीजिए, लेकिन हर महिला को 2,000 रुपए मिलेंगे, इसको लेकर सवाल है। मैं इस सवाल को लेकर श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं और एक किस्से के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो राजनीतिक दल बता रहे हैं कि ये फॉर द पीपल है, गरीब आदमी हमारी योजनाओं के केंद्र में रहेगा, हम सामाजिक बदलाव के लिए संकल्पबद्ध हैं। 2018 का चुनाव था, छत्तीसगढ़ में भी था, मध्य प्रदेश में भी था और तेलंगाना में भी था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, 15 साल से मुख्यमंत्री थे। वहां पर कांग्रेस ने घोषणा की, अगर हमारी सरकार बनी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, अगर हमारी सरकार बनी तो धान 2,500 रुपए पे खरीदा जाएगा। रमन सिंह की सरकार के अंतर्गत माहौल दिख रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। उन्होंने चाहा कि उन्हें भी कर्ज माफी की अनुमति मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अनुमति नहीं दी। चुनाव खत्म हो गया मतदान के रूप में। रमन सिंह स्टार प्रचारक के तौर पर तेलंगाना भेजे गए और तेलंगाना में रमन सिंह जी भाषण दे रहे थे, श्रवण जी, कि अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। विरोधाभास देखिए, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिस प्रदेश में उसकी अपनी सरकार थी 15 साल से, वो वहां पर कर्ज माफी के लिए ना तो पार्टी तैयार थी, ना सरकार को अनुमति थी। लेकिन वही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने प्रदेश से बाहर जाकर तेलंगाना में जब भाषण दे रहे थे तो पार्टी का घोषणा पत्र था कि अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। क्या कहते हैं आप इस विसंगति पर, इस विरोधाभास पर? क्या ये हमारे राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को जाहिर नहीं करता? हमारे तीनों पैनलिस्ट बता रहे हैं कि हम गरीब के लिए समर्पित हैं, गरीब की जिंदगी में बदलाव के लिए समर्पित हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने के लिए देखिए हम कितने समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। श्रवण जी क्या कहेंगे, ये लोक कल्याण के लिए है या स्व कल्याण के लिए? देखिए, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में, 40-50 देशों में घूमा भी हूँ, रहा भी हूँ। कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा मैंने गांधी जी से और राजपूत जी से सुनी, वैसी मैंने कहीं देखी भी नहीं और सुनी भी नहीं। दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है, न तो प्रजातांत्रिक देशों में ये होता है, न तानाशाही वाले देशों में भी ये होता है। चीन जैसे देश में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है मुफ्त के बांटने की। संजय जी ने एक बात कही कि बॉक्स से बाहर देखने की जरूरत है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं और उसके कारण, या चुनाव पर में खर्च को लेकर, या महंगे चुनाव को लेकर, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होना चाहिए कि चुनाव बंद कर दिए जाने चाहिए। देश में चुनाव की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मतलब एक स्थिति शायद ऐसी भी आ जाए हमारे यहाँ देश में कि चुनाव बंद हो जाए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, राजपूत जी से भी पूछता हूँ, चौधरी जी से भी पूछता हूँ, गांधी जी से भी पूछता हूँ। वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य की बात उन्होंने कही। कोरोना से मरने वाले लाखों लोगों के परिवारों को क्या मदद दी गई? मैं उन अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अफोर्ड कर सकते थे, मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूं जिनके परिवार तबाह हो गए। किस राज्य ने, किस सरकार ने दी? क्या केंद्र सरकार ने दी? क्या किस भाजपा शासित सरकार ने दी? मैं ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं। उनकी दवाओं के बिल, उनके अस्पताल के बिल, घर के घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। क्या कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में
महामारी से लाखों लोगों के मरने वाले परिवारों को मदद देना नहीं आता है क्या? आप 1500 रुपये महीना देकर क्या अचीव करना चाहते हैं? मतलब 1500 रुपये से क्या होता है आज के जमाने में? आप क्यों दे रहे हैं 1500 रुपये? क्यों अपमानित कर रहे हैं आप 1500 रुपये देकर? आप कहिए ना कि हम 10,000 रुपया महीना देंगे, योग्य लोगों को देंगे। अब एक जो यहाँ नेशनल चैनल पर बैठकर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो रोज बेरोजगार लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिन बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, और पैसे देकर वोट खरीदने की जो भ्रष्टाचार, उसका समर्थन कर रहे हैं आप। तो ये ऐसे में तो आप जिस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं वो तो प्रवृत्ति सुप्रीम कोर्ट की मंशा या संविधान की मंशा के अनुकूल नहीं है। गांधी जी बार बार संविधान की मंशा का उदाहरण दे रहे हैं। जो संविधान मैंने पढ़ा है या जिस संविधान को लेकर मैंने पत्रकारिता की है, उस संविधान में तो इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस या भाजपा या समाजवादी पार्टी इसके लिए दोषी है। मैंने तो केवल एक बात कही कि प्रधानमंत्री अगर चाहें, उनके एक कॉल पर और उनके एक निर्णय पर बहुत सारी चीजें बदल सकती है। सिर्फ मैंने ये कहा, प्रधानमंत्री अगर किसी पब्लिक मीटिंग में ये घोषणा कर दें कि मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ और करूंगा भी नहीं, आपको वोट देना हो तो दीजिए, मत नहीं देना हो तो मत दीजिए, मैं इसके कारण राज्य को या देश को कर्जे में नहीं डाल सकता। आप देखिए कि उसका क्या असर होगा। बहुत लोग स्वागत करेंगे। आप जो कहा हिमांशु द्विवेदी ने कि आप मनरेगा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है जो आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी घोषणाओं को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के नाम पर या लोकतंत्र के नाम पर या संविधान के नाम पर, ये अपमानजनक है। ये अपमानजनक है। श्रवण जी इसे खारिज कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए वापस अब्दुल हफीज गांधी जी के पास जाना चाहता हूँ। तो गांधी जी, समाज के बीच से एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हमारे समाज के बीच में तमाम लोग रहते हैं, पर हम देखते हैं कि जिनकी अपना सामर्थ्य नहीं होता है और वो बाजार से कर्ज उठाकर अपनी शान शौकत दिखाने की कोशिश करते हैं, अंत में या तो उनकी नीलामी चौराहे पर होती है या उनके द्वारा आत्महत्या की जाती है। क्या राज्य को हम उसी इकाई के तौर पर नहीं देखेंगे? क्या हम नहीं देखेंगे कि उसका सामर्थ्य क्या है और उस सामर्थ्य के अनुसार हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या कुल मिलाकर हम इतने बेपरवाह हैं, जिसका उल्लेख मैं पहले भी कर रहा था कि हमारी जिम्मेदारी 5 साल सरकार चलाने के संदर्भ में है, बाद में जो आएगा वो भुगत लेगा, हमारा काम तो चल जाएगा। क्या इस नजरिए को बदलना नहीं चाहिए गांधी? हिमांशु जी, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। एक तरफ हमें संसाधन या इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, दूसरी तरफ हमें इस तबके का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, और ये सामंजस्य हमें बैठाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं और मैं संविधान से ही बोल रहा हूं। आर्टिकल 39B और C देखिए, जहां पर कहा गया है कि देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देयर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। एक ही तबके का कब्जा नहीं होना चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन में हो रहा है, जो मोनेटाइजेशन के नाम पे सरकार कर रही है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इक्विलिब्रियम बैठाने की आवश्यकता है अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मनरेगा की बात नहीं करेंगे या उसको और स्ट्रेंथन करने की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिजली के संयंत्र नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सड़कों का जाल नहीं बिछाएंगे, एक्सप्रेस पे नहीं बिछाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं इन सबके साथ साथ करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने के साथ साथ रोजगार सृजन करने के साथ साथ हम इन तबकों का भी ध्यान रखें। बस हमारा इतना कहना। हम इन तबकों का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इन तबकों का ध्यान कहाँ रखा जा रहा है? कुल मिलाकर खैरात का एक खेल जो शुरू हुआ है, उसके अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता है। उसे राज्य के संसाधनों के सामर्थ्य पर चिंता नहीं करनी है, बल्कि केवल और केवल ये देखना है कि राज्य के संसाधनों की कीमत पर अगर वह सत्ता में आ सकता है तो उससे कोई गुरेज नहीं रखना है। राज्य के भविष्य को दांव पर लगाकर अपने वर्तमान को सुधारने की जो कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? और राजनीतिक दल अपने स्तर पर अगर ये कोशिश नहीं कर रहे हैं
तो क्या जनता की जवाबदेही नहीं बनती है कि वह अपने आप में विचार करे, ये इन चंद घोषणाओं की खातिर अपना भविष्य इन लोगों के हवाले कर दे, या इन घोषणाओं से इतर ढूंढे उन विकल्पों को जो वाकई देश और समाज दोनों का भला करना चाहते हैं। अगर जनता के स्तर पर इन घोषणाओं को खारिज कर दिया जाएगा तो हो सकता है राजनीतिक दलों के द्वारा भी कोई नया तरीका खोजा जाए। जैसा संजय चौधरी जी कह रहे हैं, नए बॉक्स में सोचना होगा, पर नए बॉक्स में सोचना है, इवेंट नहीं करना है। वन नेशन वन इलेक्शन कब चर्चा में आया और क्यों चर्चा से गायब हो गया, इस पर संजय चौधरी जी को आज रात विचार जरूर करना चाहिए कि क्या ये दृष्टिकोण केवल कुछ महीनों का शिगुफा था या वाकई आपने कुछ बदलाव देश और समाज में करना चाहा था। पर इतना तय है कि इन घोषणाओं के सिलसिले से न समाज का भला होना है, न देश का भला होना है, न इन राज्यों का भला होना है तो कुछ राजनीतिक दलों का और कुछ राजनीतिज्ञों का। यह सिलसिला रुकना ही चाहिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो बात कार्यक्रम के समापन में निष्कर्ष के तौर पर हमने कही, उसी बात को व्यक्त करता है हमारा आज का शेर, जो ये कहता है, जीत चुनाव फिक्र सही है, जीत चुनाव फिक्र सही है, पर हो क्या अगर देश नहीं, चुनाव जीत भी गए और देश बचा नहीं, तो इस जीत के मायने क्या रहेंगे। इस बात पर अगर देश के राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों की नीति नियंत्रण विचार करते हैं तो शायद अपने तरीके को बदल देंगे, और वो अगर बदल लेंगे तो इस देश और समाज दोनों का भला कर देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।